डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है मिलने-थॉमसन मेथड। मिलने-थॉमसन मेथड जनरली यूज किया जाता है टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन f(z). तो मान लीजिए एनालिटिक फंक्शन f(z) मुझे डिटरमाइन करना है और उसके साथ कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ या तो उसका रियल पार्ट u दिया गया है या उसका रियल पार्ट की जगह इमेजिनरी पार्ट v दिया गया है या दोनों का सम यानी u प्लस v दिया गया है या दोनों फंक्शन का डिफरेंस u और v का यानी u माइनस v दिया गया है। तो देयर विल बी 4 सिचुएशन और 4 केसेस व्हेन वी विल फाइंड एनालिटिक फंक्शन f(z). तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं और ये 4 केस में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर में केस नंबर 1 डिस्कस करूंगा। तो क्या कहानी बनी हमारे पास, मिलने-थॉमसन मेथड किस काम में यूज आता है? इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? टू डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन f(z). क्लियर है? व्हेन नंबर 1, पहली कंडीशन, रियल पार्ट u इज गिवन, मतलब आपको डिटरमाइन करना है f(z) और आपको सिर्फ इसका रियल पार्ट बताया गया u, और ये भी हो सकता है इमेजिनरी पार्ट v आपको दिया गया है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? नंबर 3, ऑल आर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, रियल और इमेजिनरी नहीं लेकिन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है, u माइनस वी इज गिवन, और या फिर आपके पास क्या हो सकता है, u प्लस वी इज गिवन। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा केस नंबर 1। क्लियर है? तो इसको केस बना के लिख देते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में क्या सिचुएशन होगी? सपोज f(z) u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन। ये कोई एनालिटिक फंक्शन है और किस तरह है? हुज रियल पार्ट u इज गिवन, इसका रियल पार्ट आपको दिया गया। मतलब ये तो मैं जानता हूं कि फंक्शन एनालिटिक है या रहा होगा, और उसका सिर्फ आपको क्या दिया गया? रियल पार्ट। आप क्या डिटरमाइन करेंगे? हियर वी डिटरमाइन, जो पहला केस है, हियर वी डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने वाले हैं हम? f(z). ये मैं डिटरमाइन करके बताऊंगा कि क्या है। हाँ, मुझे ये पता है कि जो भी फंक्शन मैं फाइंड करूंगा वो एक एनालिटिक फंक्शन है। तो इसका वर्किंग रूल लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इसका वर्किंग रूल। बिल्कुल भी वर्किंग रूल के आपको लेफ्ट राइट नहीं होना है, जैसा मैं बताता जा रहा हूं ऐसा ही आप क्वेश्चन में करते जाएंगे। तो पहले एक इसका रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? देखिए, आपको ये तो पता है एनालिटिक फंक्शन उसका रियल पार्ट दिया गया है, तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? राइट वैल्यू ऑफ रियल पार्ट, दैट इज, इसमें आप लिख देंगे u की वैल्यू। सेकंड स्टेप में आप फाइंड करेंगे डेल u ओवर डेल x, यानी u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में भी कर देंगे और u का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में भी कर देंगे। तो एंड करके लिख देता हूं डेल u ओवर डेल y। क्लियर है? ये सिर्फ वर्किंग रूल है किसको फाइंड करने के लिए? f(z) के लिए। और कब है? जब u आपको दिया गया है। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? इनके नाम बदल देंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या किया? कॉल डेल u ओवर डेल x को क्या कॉल करोगे? इक्वल्स टू fxy, और इसके बाद डेल v ओवर डेल x, सॉरी डेल u ओवर डेल y, इसको आप कॉल कर दोगे या इसको कह दोगे phi2xy। तो इसका मतलब आपको phi1 और phi2 की वैल्यू पता चल गई। मतलब डेल u और डेल x का जो भी फंक्शन आएगा उसको मैंने नाम दे दिया phi1, और जो भी डेल u और डेल y की वैल्यू आएगी उसको नाम दे दिया मैंने phi2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से देखते जाइए आप। सबसे पहले u लिखेंगे, उसके बाद उसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी। जो पहले डेरिवेटिव है उसका नाम रख देंगे phi1, जो दूसरा डेरिवेटिव उसका नाम रख देंगे phi2। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करेंगे? फाइंड phi1 z0, यानी जो भी phi1 की वैल्यू थी, जो भी डेल u और डेल x की वैल्यू थी,
उसमें आप फाइंड कर लेंगे phi1 z0 और phi2 z0। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी phi1 की वैल्यू आएगी उसमें x की जगह z लिख देंगे और y की जगह 0 लिख देंगे। जब ये आ जाएगा इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप लिखोगे राइट f डैश z, यानी f डैश z कितना आ जाएगा, दैट इज f डैश z इज डेल u ओवर डेल x। अब बुक में यहां पर डायरेक्ट फार्मूले दिए गए हैं, हालांकि प्रूफ भी बताया गया, प्रूफ से कोई ज्यादा मतलब हमारा नहीं है, क्वेश्चन हम करने सिखा रहे हैं आपको, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट फार्मूला ना लिखकर यहां 2-3 स्टेप आप लिखो। देखिए आपको डायरेक्ट एफ जेड पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा एफ जेड का पहले डेरिवेटिव, उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको एफ जेड, और एफ जेड ही आपका टारगेट था। तो अब यहां पर एफ डैश जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो है आपके पास, क्या है इसकी वैल्यू phi1, इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास क्योंकि v ही नहीं है, आपको u दिया गया। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको बदल देता हूं बाय कोशी रीमान इक्वेशन, बाय कोशी रीमान इक्वेशन। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो डेल वी ओवर डेल एक्स है उसको u के टर्म में ले आओ, ये इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो कोशी रीमान इक्वेशन आप बीच में यहां पर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास एफ जेड, ये क्या बन जाएगा, मैंने कहा 2-3 लाइन आप लिख के दिखाओगे, राइट में को लिख देना, ये वाला जो स्टेटमेंट एफ डैश जेड ये हो जाएगा मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स, ध्यान देंगे प्लस आई और माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब कोई डाउट नहीं है, देखो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है phi1 और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है phi2। इसका मतलब अब आप इस मेथड को आगे बढ़ा सकते हैं, अब यहां पर v कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्लियर है। तो ध्यान देंगे यहां पर जो मैं फाइंड करने जा रहा हूं वो एफ जेड फाइंड करने जा रहा हूं, और मुझे वैल्यू पता किसकी चल गई, फंक्शन के डेरिवेटिव की। तो चलिए यहां पर मैं इनको phi1 ही कह देता हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ गया है, ये वाला रिजल्ट। लेकिन आप चाहें तो ये रिजल्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गलती होने के चांस आपके होंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट फार्मूला मैं बताऊंगा केस 2 उसमें बीच में प्लस आएगा, कैसे आएगा वो तभी पता चलेगा आपको। लेकिन अभी भी ये मेरा मेथड पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे एफ डैश जेड नहीं, मुझे तो एफ जेड चाहिए। तो आप ये लाइन भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, और ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे। डायरेक्ट कभी भी इसका यूज ना करें, नहीं तो बाद में आप फंस जाओगे। तो क्या करने वाले हैं हम यहां पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये जो इक्वेशन है इसको कुछ नंबर दे देता हूं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर है मेरे पास 1, क्वेश्चन करते समय जो भी आएगी वो नंबर लिखेंगे। तो क्या करने वाला हूं मैं, इसका मैं करने जा रहा हूं बच्चों इंटीग्रल, और इंटीग्रल करने का इसका बहुत स्पेशल तरीका है, वही हमारा मिलने थॉमसन मेथड है। तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 सच दैट, किस तरह इंटीग्रेट करोगे आप इसको, ध्यान देंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में तो डेरिवेटिव गायब हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, और यहां पर आएगा phi1 z0 माइनस इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देंगे विद रेस्पेक्ट टू z, ना x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में करेंगे। कितना आ जाएगा i phi2 z0, और ये बना मेरे पास dz और 1 कांस्टेंट, ये आ गया c। ये फार्मूला है। तो अब आप क्या करेंगे, जब इंटीग्रल कर रहे होंगे तो वहां राइट में x को रिप्लेस कर देंगे z से, और y को रिप्लेस कर देंगे 0 से। अगर आप समझना चाहते हैं ये कैसे आया है रिजल्ट, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि हाँ जो मेरा मोटो है वो क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना। ध्यान देंगे यहां पर एक स्टार बना के लिख भी देता हूं, एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है, z इज रिप्लेस्ड बाय, x इज रिप्लेस्ड बाय, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x इज रिप्लेस्ड बाय z, एंड y इज रिप्लेस्ड बाय, y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 0। तो ये आपको फंक्शन डायरेक्ट किसमें मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ z। तो यही हमारा क्या है, इसका वर्किंग रूल, ये हमारा इसका वर्किंग रूल आया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। ये मेथड आपको याद नहीं करना है, कभी आप इस मेथड को याद करने लगे, इस मेथड को याद नहीं करना, इस मेथड को सिर्फ पढ़ना है। आप इस मेथड की रीडिंग लीजिए, और रीडिंग लेने के बाद जो भी पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं उन सबको आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो मैं क्वेश्चन ही लिखने जा रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड के 2 प्रॉब्लम में यहां पर सोल्व करूंगा। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो मैं लिखने जा रहा हूं,
हालांकि प्रीवियस लेक्चर का भी यूज मैं इसमें करूंगा क्वेश्चन में। शो दैट रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज, ये दिया गया है हमें, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। क्लियर है? शो दैट रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज हार्मोनिक फंक्शन। पहले तो आपको ये प्रूव करना है ये हार्मोनिक है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एंड हेंस, और इसके बाद आप फाइंड करेंगे कोरोस्पोंडिंग हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, यानी वी भी बताएंगे आप, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन वी। तो वी निकालने का सेपरेट मेथड भी है, लेकिन आप उसको मत लगाइए, आप एनालिटिक फंक्शन निकालने के बाद भी ये हार्मोनिक कंजुगेट निकाल सकते हैं। दैट इज वी की बात कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन फंक्शन एफ जेड का रियल पार्ट। तो गिवन दैट ये आपको दिया गया u इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y की पावर 4, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए पहला पार्ट में करता हूं हार्मोनिक फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में मैं प्रूव करने जा रहा हूं u इज हार्मोनिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? हार्मोनिक। ये बात मुझे प्रूव करनी है, तो हेडिंग डाल दिया मैंने u इज हार्मोनिक। तो कैसे प्रूव करोगे इसको? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है इसका डिफरेंशियल कर दो फ्रॉम 1। ये आ गया डेल यू और डेल एक्स, यानी 1 का डिफरेंशियल मैंने कर दिया x के रेस्पेक्ट में। कितना बनेगा ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने किया है क्वेश्चन, ये दोबारा बता देता हूं। ये बना 4x क्यूब माइनस 12x, ये आ गया वाई स्क्वायर और यह बन गया 0। क्लियर है? 2 का 2, और यहीं से निकाल लो आप डेल यू और डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 का तो 0 आ गया, और वाई स्क्वायर का आ गया 2y, यानी माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई, और ये आ गया मेरे पास 4y क्यूब। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पर वापस आओ। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं लैंग्वेज, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 वाई स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन से लिख रहा हूं मैं? इट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया है। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? माइनस 12 वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 12 वाई स्क्वायर, ये आ गया 5। एडिंग ऐड कर दीजिए। एडिंग, हालांकि जो लेक्चर मैंने आज पढ़ाया उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने बताया था जो इसका प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ाया, तो मैंने बताया था या तो सेपरेट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, या एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको मेन क्वेश्चन तो है डिटरमाइन एफ जेड, लेकिन इसने जो यू दिया गया रियल पार्ट, उसके बारे में भी कह दिया भाई इसको हार्मोनिक आप प्रूव कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4 और 5, जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट बनने वाला है? ये रिजल्ट मेरे पास बनेगा, ऐड कर देता हूं दोनों को। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट बना? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास, दोनों को ऐड कर दो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 वाई स्क्वायर, और ये बना माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर। ये सब कुछ कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड क्या आ गया मेरे पास। हालांकि ये रिपीट किया मैंने क्वेश्चन, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस क्वेश्चन को किया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको पूरा कर रहा हूं। जिस तरह एग्जाम में पूछा गया था वही मैंने लिखा है। तो हेंस क्या लिख देंगे यहां पर? लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, हेंस यू इज हार्मोनिक फंक्शन। चलो इसके बारे में लिख भी देता हूं कि हार्मोनिक क्यों कहा है। तो यहां पर लिख देंगे
यू हियर यू सेटिस्फाइज, यू किसको सेटिस्फाई करता है, यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो यू हमारा हो गया हार्मोनिक फंक्शन। तो पहला पार्ट हमारा इसका पूरा हो गया। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में मैं डिटरमाइन करूंगा किसको, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। तो यहां पर हेडिंग डाल दो डिटर्मिनेशन ऑफ एफ जेड। ये हमारा इस क्वेश्चन का मेजर पार्ट है। क्लियर है। अब इस पर आप आ जाइए वर्किंग रूल पर। जो मैंने लेक्चर का जो सार था वो इसी के लिए था। तो चलिए वर्किंग रूल पर आते हैं। वर्किंग रूल कहता है, दोबारा से लिख देता हूं, गिवन, हालांकि आप ये लिख चुके हो पहले लेकिन दोबारा कर दीजिए, x की पावर 4। कई बार ये सिर्फ यही आता है डिटरमाइन एफ जेड, बल्कि ज्यादातर यही आता है डिटरमाइन एफ जेड। किसी किसी क्वेश्चन में कह देता है कि प्रूव करो यू हार्मोनिक भी है। तो कितना बना है, 6x² y² प्लस y की पावर 4। क्लियर है। इसको चलो दोबारा से नंबर देने शुरू कर देता हूं। मैंने इसको कह दिया 6, डिफरेंशिएटिंग 6 विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। देखिए हालांकि ये वैल्यू है मेरे पास, मैं चाहूं तो यहीं से लिख सकता हूं इन वैल्यू को। क्लियर है। चलो यहीं से डायरेक्ट लिख दो। जब आपने इनको फाइंड ही कर लिया है तो डायरेक्ट इसको आप लिख दीजिए। वी हैव या देयरफॉर, ये आपके पास है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 4x³ माइनस 12xy²। भाई इसका डिफरेंशियल कर दिया आपने, पहले से क्या हुआ था तो मैंने वहां से डायरेक्ट लिख दिया इसको। और डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -12x² और ये आ जाएगा 4y³। अब वर्किंग रूल ये कहता है, वर्किंग रूल पे चले आप, कि सबसे पहले आप लिखें गिवन फंक्शन, लिख दिया आपने। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो कहता है फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई, वो भी आपने फाइंड कर लिया। वर्किंग रूल से कोरिलेट करते रहे। और जो तीसरा स्टेप है वो क्या कहता है, ये लेफ्ट में मैं रब कर देता हूं इसको, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम तीसरे स्टेप पर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये कहता है कि आप इनके नाम बदल दो, इसको कह दो φ1xy और इसको कह दो φ2xy। तो लेट डेल यू ओवर डेल एक्स, मैंने बच्चों इसका नाम रख दिया φ1xy, और जो डेल यू ओवर डेल वाई है उसका नाम मैंने रख दिया φ2xy। अब जैसे ही आपने इनके नाम रखे तो इसका मतलब φ1x0 कितना आ जाएगा, भाई जो डेल यू ओवर डेल एक्स है उसका नाम φ1 है, तो इसका मतलब φ1xy की वैल्यू वही तो लिखोगे जो डेल यू ओवर डेल एक्स की है। तो कितना आ गया, ये आ गया 4x³ माइनस 12xy², और ये आ गई इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह φ2xy कितना हो जाएगा, भाई φ2 जो है वो किसकी वैल्यू है, इट इज वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई। तो कितना बनेगा ये -12x² और ये आ गया 4y³, ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे पास, φ1 और φ2 अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पता करेंगे φ1z0 और φ2z0। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, रिप्लेसिंग x बाय z एंड y बाय 0 इन इक्वेशंस 9 एंड 10 वी गेट, जो रिजल्ट मिलेगा उनको फिर लिख लो। तो यहां पर मुझे φ1z0 मिला, ध्यान देंगे क्या मिलेगा φ1z0, ये मिलेगा 4z³ और y तो 0 है, अगर y 0 है तो ये खत्म हो गया, इक्वेशन नंबर 11। समझ पा रहे नहीं भाई, y को x को आपने z लिखा तो 4z³ माइनस 12z और y कितना 0, तो पूरी टर्म हमारी क्या बन गई 0। इसी तरह φ2z0, चलो यहां पे लिख भी देता हूं -0, दिस इंप्लाइज φ1z0 इज 4z³। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई, इसको नाम देने जा रहा हूं मैं इक्वेशन को 11। क्या नाम देंगे इस इक्वेशन को, 11 इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही काम आप 10 में भी करोगे तो क्या बन जाएगा, एंड φ2z0 कितना हो जाएगा, ये φ2z0 ये मेरे पास आ जाएगा -12z² इंटू 0 यानी 0, और ये बना +4 ये भी 0, इसका मतलब φ2z0 इज 0। तो ये बच्चों ये आ गया मेरे पास रिजल्ट φ2 के लिए। किसके लिए,
4 phi 2। अब इसके बाद phi 1 आ गया, phi 2 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक ये स्टेप था phi 1 phi 2 की वैल्यू निकालना, और इसके बाद ये स्टेप भी हमारा पूरा हो गया, phi 1 z0 और phi 2 z0। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लिखते हैं राइट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, यानी एफ डैश z0। राइट में लिखता हूं, तो क्या लिखने वाले हैं आप यहां पर? अब आई एम राइटिंग नाउ एफ डैश z0। तो क्या रिजल्ट बनेगा भाई? फंक्शन हमारा एनालिटिक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? वी हैव एफ डैश जेड। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी ओवर डेल एक्स। लेकिन मैंने बताया यहां पर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज मत करो, इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देता हूं मैं। तो ये आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा, यहां पर आ जाएगा माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। सिंस या बाय सी आर इक्वेशंस, जो सी आर इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग डेल वी ओवर डेल एक्स ये किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। क्लियर है? अब इसको इसलिए बदलना पड़ा कि डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो आपके पास phi 1 थी, लेकिन डेल वी ओवर डेल एक्स की कोई वैल्यू आपके पास नहीं थी, तो आपने इसको u का डेरिवेटिव लिख दिया y के रेस्पेक्ट में। अब आपके पास दोनों वैल्यू यहां पर हैं। क्या है वो दोनों वैल्यू? डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। अब देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स का नाम तो phi 1 है और इसका नाम क्या है? phi 2। एक्स वाई भी लिख दो, चाहो तो लिखना चाहो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ f1z यू कैन राइट इट phi 1 xy माइनस आई phi 2 xy। ये 2-3 लाइन लिखो आप। मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू, उसके बाद कॉची रीमान इक्वेशन लगा दोगे, और कॉची रीमान इक्वेशन लगाने के बाद इनके जो नाम आपने रखे थे डेल यू और डेल एक्स का phi 1 और डेल यू और डेल वाई का phi 2, उनको आप रख दीजिए। अब कर दीजिए आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रल करने का यहां पर एक स्पेशल तरीका है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू जेड। खास बात क्या है? विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डेरिवेटिव का इंटीग्रल बन गया फंक्शन, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल करते समय x इज रिप्लेस्ड बाय z और y इज रिप्लेस्ड बाय 0। और इसीलिए पहले से ही हमने फाइंड करके रखा हुआ है, किसको? पहले से हमने फाइंड करके रखा हुआ है phi 1 z0 और phi 2 z0। अच्छा, साथ वर्किंग रूल में मैं कांस्टेंट लगाना भूल गया था, ये कांस्टेंट भी आप यहां पर लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो अब इसकी वैल्यू रख दो। अब क्या करना आपको? लेफ्ट में लिख देता हूं, या चलो राइट में लिख देता हूं, अभी जगह है मेरे पास। तो ये बना मेरे पास phi 1 4z क्यूब माइनस आई इंटू 0, खत्म हो जाएगी कहानी, dz, और ये आ गया प्लस कांस्टेंट c। चलिए इसका इंटीग्रल करते हैं। तो ये क्या बना मेरे पास इंटीग्रल? ये इंटीग्रल में मेरे पास रिजल्ट आ गया fz इज, ध्यान देंगे, fz इज, इंटीग्रल आपने किया तो ये छोटा सा इंटीग्रल बना z क्यूब dz और प्लस कांस्टेंट c। तो fz इज 4 z की पावर 4 अपॉन कितना बना? ये 4, और प्लस कितना आ गया? ये c, यानी fz मेरे पास आ गया z की पावर 4 प्लस c। ये हमारा है एनालिटिक फंक्शन fz इन टर्म्स ऑफ z। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिसमें सारी चीजें आ गई, हार्मोनिक दिखाना, एनालिटिक फंक्शन दिखाना। हालांकि बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं अगर u दिया गया तो v निकालो। तो अगर आपको u दिया गया और v आप फाइंड करना चाहते हो तो आप पहले fz निकालें। हालांकि v फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन 90% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है fz। तो मैं fz अगर फाइंड कर लिया तो v भी निकाल सकता हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं मैं, किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेट फंक्शन v या हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन v। तो ये लास्ट पार्ट है इसका। मैंने आपको बताया मैक्सिमम टाइम सिर्फ आपको एक ही पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में, डिटरमाइन fz। हालांकि यहां मैंने 2 पार्ट और लिख दिए भाई, एक तो हार्मोनिक प्रूफ कर दिया, अब इसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है एनहेंस कोरस्पोंडिंग हार्मोनिक फंक्शन, ये आपको फाइंड करना है। चलिए लिख देता हूं यहां पर, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनिक
कंजुगेट फंक्शन। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे और भी करना है। हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन यानी वी मुझे डिटरमाइन यहां पर करना है। क्लियर है? तो वी डिटरमाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना इसका कोई वर्किंग रूल है। आप सीधा फंक्शन लिखिए वी हैव, भाई आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट कर दीजिए। जो इमेजिनरी पार्ट है वही हमारा वी होगा। वी हैव एफ जेड इज कितना होगा ये जेड की पावर 4। क्लियर है? तो जेड को आप लिख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी, तो रह गया आयोटा वाई की पावर 4 और ये आ गया प्लस सी। जरा इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा ये एफ जेड। ध्यान देंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 एक्स क्यूब आयोटा इंटू वाई, या इसका 2 बार स्क्वायर करके होल स्क्वायर खोल लो, वो भी कर सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई कर लेना। और ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट 4c2, ये फार्मूला जानते हैं नहीं, एक्स प्लस वाई की पावर एन, अगर नहीं जानते तो लिख दीजिए एक्स की पावर एन प्लस एन c1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1। यहां पर वाई की पावर 0 लिख सकते हो आप। क्लियर है? एक्स की पावर घटाते जाओ, वाई की पावर बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट बन जाएगा nc2। अगर पावर ज्यादा हो जाती है तो बाइनोमियल लगा रहा हूं, अगर ये स्क्वायर या क्यूब होता तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता, हालांकि 4 भी बहुत बड़ी पावर नहीं है, उसको भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे। तो कितना बना ये, पावर कम कर दो एक्स की, तो कितना आ गया n-2 और यहां पर आ गया ये वाई स्क्वायर। और ये तब तक लिखते जाएंगे जब तक लास्ट में आपके पास x की पावर 0 बती लिखो या y की पावर n ना आ जाए। मतलब x की पावर कम होते होते 0 हो जाएगी। तो मैं ये वही ट्रेन यहाँ पे चला रहा हूँ। कितना बना i y और ये बना x की पावर 2 और i y की पावर 2, x की पावर डिक्रीज करते जाओ 4c3 x और i y की पावर 3 4c4 जो कि 1 के इक्वल होगा, x की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, i y की पावर 4। क्लियर है? अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लो तो एफ जेड कितना आ जाएगा ये x की पावर 4 4c1 इज 4, तो कितना बना ये एक्स क्यूब आयोटा वाई। अच्छा 4c2 कितना आ जाएगा 4c2 इज 6, वो एक्सपेंड करना आप जानते हैं। और ये आ गया एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर यानी -1, तो ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में सी कर दूंगा 4c3 इज अगेन 4, ये आ गया मेरे पास x और आई क्यूब। ध्यान देंगे आई क्यूब का क्या मतलब है आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मतलब -1 यानी आई, तो ये बना मेरे पास माइनस आई वाई क्यूब। और 4c4 तो फिर 1 बन गया, छोड़ो इसको, आई की पावर 4, आई की पावर 4 का मतलब क्या आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 जो कि +1 हो गया, तो ये बना मेरे पास +1 यानी सिर्फ y की पावर 4 और एक कांस्टेंट वो तो रह गया +c और एक कांस्टेंट +c। तो अब इसमें से रियल पार्ट अलग करो, तो रियल पार्ट में बना x की पावर 4 और ये आ जाएगा -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? और इसके बाद y की पावर 4, ये आ गया हमारा रियल पार्ट। अब i के कोफिशिएंट लिखो, i के कोफिशिएंट में आ गया ये 4 एक्स क्यूब वाई, और यहां पर i का कोफिशिएंट माइनस में आएगा -4, i तो बाहर आ गया ना, और ये आ गया एक्स वाई क्यूब। कुल मिलाकर ये मेरे पास कितनी टर्म आई थी, कुल मिलाकर 5 टर्म आई थी, 5 में से 3 में आई है, सॉरी 3 में आई नहीं है और 2 में आई है +c, और ये आ गया ये कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर ये फंक्शन आपका ब्रेक हो गया u, और ये क्या बन गया आपका v, यानी फंक्शन आ गया u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। अब आप करेंगे क्या, ये जो c है, ये जो c पार्ट है आपका, ये रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है, तो आप इसको किसी में भी काउंट कर सकते हैं। जब आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पूछी जाए तो आप इसको भूल जाओ, इनकी हेल्प से लिख दो, क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा। जो u की वैल्यू है देखो यही आ गई जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये रहे x की पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो v कितना हुआ हियर, v मेरे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ i, तो यहां पर आ गया v इज 4x क्यूब y -4x वाई क्यूब। तो देखो यहां पर मैंने c को चाहूं तो इन्वॉल्व भी कर सकता हूं, भाई c कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता है जैसे 2 आयोटा। क्लियर है? तो मैं ना इसको u के साथ लिख रहा ना v के साथ लिख रहा। क्लियर है? मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो मेजर पार्ट हमारा ये था। आप भी क्या करेंगे, जो आपको डायरेक्ट मिल रहा कांस्टेंट को भूल जाइए, इतने को आप लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया हार्मोनिक कंजुगेट। तो इट इज हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन किसका, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ v, सॉरी ऑफ u
ये u का हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट प्रूव किए, u इज हार्मोनिक, हाउ टू फाइंड एफ जेड एंड हाउ टू फाइंड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एफ जेड। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 2 सोल्व करने जा रहा हूं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम नंबर 2 मैं लिख चुका हूं, इसी के बारे में बात करते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। यानी मुझे एक एनालिटिक फंक्शन डिटरमाइन करना है जिसका रियल पार्ट आपको दिया गया है e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे u जो आपको दिया गया गिवन, रियल पार्ट का मतलब u इज e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। ध्यान देंगे जो पहला क्वेश्चन मैंने किया है उसमें आपसे हार्मोनिक भी प्रूव कराया था, हार्मोनिक कंजुगेट भी पूछा था। यहां पर सिर्फ आपको डिटरमाइन करना है एफ जेड। तो ये डिटरमाइन एफ जेड यही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करेंगे आप, अब पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने u की वैल्यू लिख दी। सेकंड स्टेप में मैं फाइंड करूंगा इसके पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल यू ओवर डेल x। ध्यान देंगे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन दोनों में x है, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। e टू द पावर माइनस एक्स पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशियल करोगे तो x का डिफरेंशियल तो हो जाएगा 1 और साइन y रहेगा कांस्टेंट, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 0। बाई पार्ट कर रहा हूं, क्लियर है। प्लस ये फंक्शन ऐसी रहेगा x साइन y माइनस वाई कोस y, और यहां पर आप जब e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्लियर है। अब इसमें से आप चाहें तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू में e की पावर माइनस एक्स को पूरा कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई, और ये आ जाएगा प्लस वाई कोस वाई। ध्यान देंगे जब x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशियल किया तो y कांस्टेंट था, इसलिए तो जब आपने इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल किया फंक्शन को एज इट इज लिखा और इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल किया तो x का डिफरेंशियल हो गया 1 साइन y मल्टीप्लाई में था तो एज ए कोफिशिएंट साइन y, और माइनस वाई इंटू कोस वाई, ये पूरी की पूरी टर्म क्या नजर आई मुझे, कांस्टेंट। इसके बाद इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 2, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इसी को मैं 5-1 कहूंगा अभी। नेक्स्ट मेरे पास आ गया डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा, ये डेल यू ओवर डेल y। अच्छा ध्यान देंगे बच्चों y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, तो e की पावर माइनस एक्स का तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको डिफरेंशियल किसका करना है, या बाई पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इस ब्रैकेट में y है इसी का होगा। तो x साइन y माइनस वाई कोस वाई, चलो इसका कर देते हैं डिफरेंशियल। तो कितना बना, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये आ गया e की पावर माइनस एक्स पहली टर्म में x तो कांस्टेंट है तो कोस साइन का हो गया कोस y, लेकिन यहाँ बाई पार्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ करली ब्रैकेट मैंने लगा दिया y, और दूसरे फंक्शन का कोस y का कितना आ गया माइनस साइन y, प्लस इसके बाद कोस y सेकंड फंक्शन और y का हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट कर दो बंद और ये डिफरेंशियल हमारा पूरा हो गया। एक लाइन और बढ़ाता हूं तो ये बना मेरे पास डेल यू ओवर डेल y इज, क्या बना रिजल्ट, डेल यू ओवर डेल y, ये मेरे पास आ जाएगा, ध्यान देंगे e टू द पावर माइनस एक्स कोस y प्लस y साइन y, ये देख पा रहे हैं आपने, और ये आ गया माइनस कोस y। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्लियर। और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो वर्किंग रूल मैंने बताया था उसका दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसका तीसरा स्टेप क्या है, इनके नाम बदल दो। लेट डेल यू और डेल एक्स को नाम दे दो आप फाई 1 एक्स वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इसको नाम दे दो आप फाई 2 एक्स वाई। क्लियर है। तो इसका मतलब फाई 1 एक्स वाई को क्या कह सकते हो फिर आप, फाई 1 एक्स वाई की यही तो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, सॉरी फाई 1 एक्स वाई की ये वैल्यू है क्योंकि डेल यू और डेल एक्स लिखा है। तो ये बना मेरे पास e टू द पावर माइनस एक्स, और ये कितना आ गया साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई, और ये आ गया प्लस वाई कोस वाई। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर कितनी आ गई है, इक्वेशन नंबर 4।
इसके बाद फाई टू एक्स वाई, ये किसकी वैल्यू है, डेल यू और डेल वाई की, जो इक्वेशन नंबर 3 में लिखी हुई है। तो यह आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर माइनस एक्स एक्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूं मैं, आप इसमें कुछ कम भी कर सकते हैं, जैसे यहीं पर इसका नाम फाई 1 रख देते डायरेक्ट, तो माइनस कितना आ गया, कोस वाई, और ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट स्टेप में, वहां पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना फाई 1 जेड 0 और फाई 2 जेड 0। तो क्या करोगे, रिप्लेसिंग x by z and y by 0 इन इक्वेशंस, किस किस इक्वेशन में, 4 and 5, तभी तो आपको फाई 1 जेड 0 मिलेगा। तो क्या मिला, फाई 1 जेड 0, देयरफॉर फाई 1 जेड 0, ध्यान देंगे फाई 1 एक्स वाई आपको ये वैल्यू बता देगा। तो फाई 1 एक्स वाई में जब आप जेड को क्या लिखोगे, जब आप जेड को 0 कह रहे हो तो जरा मुझे बताइए, और y को 0, तो क्या रिजल्ट बना, e की पावर माइनस जेड, e की पावर माइनस जेड साइन y यानी साइन 0, क्योंकि y को तो 0 कहना, यहां पर भी माइनस जेड इंटू 0 यानी 0, और यहां पर y को आपने 0 कहा तो ये भी क्या बना, 0, ये खत्म हो गया, क्या बना ये 0। इसका मतलब फाई 1 जेड 0 इज 0, फाई 1 जेड 0 कितना आ गया आपका 0। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, क्या नाम दूं इसको, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है। चलिए अब निकालता हूं मैं फाई 2 जेड 0। फाई 2 जेड 0 कितना होगा, ये फाई 2 जेड 0 वाई से निकाल देंगे हम, एंड फाई 2 जेड 0 ये बना बच्चों, इसमें भी x को z लिखो, लिख दिया, y को 0 लिखो, तो ये पहली टर्म बनी z इंटू 1, दूसरी टर्म बनी 0, और बच्चों तीसरी टर्म बनेगी 1, क्योंकि cos 0 इज 1, sin 0 इज 0। क्लियर है। तो कुल मिला के ये बना e टू द पावर माइनस जेड, और ये आ गया बच्चों z माइनस 1। बात समझ गए। अब इसके बाद इस इक्वेशन को नाम दे दो आप, इसको नंबर दे दिया मैंने इक्वेशन को, क्या नंबर दूं, 7, और ये इक्वेशन नंबर 7 आई, इसको भी मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फाइंड करता हूं डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। एफ जेड तो नहीं मिलेगा डायरेक्ट, डेरिवेटिव मिलेगा। वी हैव एफ डैश जेड कितना होगा यहां पर, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, तो एफ डैश जेड होगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स बाय कोशी रीमान इक्वेशन। इसको हटा सकते हो, क्योंकि आपको डेल यू ओवर डेल एक्स का मतलब तो पता है फाई 1, और डेल यू ओवर डेल वाई का मतलब पता है फाई 2, लेकिन डेल वी ओवर डेल एक्स का नहीं पता, क्योंकि आपको यू दिया गया था। तो कोशी रीमान इक्वेशन लगाइए और इसको यहां से हटा दीजिए, तो ये बना डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा, और ये आ गया माइनस डेल यू बाय डेल वाई बाय सी आर इक्वेशन, बाय सी आर इक्वेशंस। क्या हो जाएगा ये, यहां पर डेल वी ओवर डेल एक्स ये इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, ये इसके इक्वल आ गया। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बना मेरे पास एफ डैश जेड डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। दोनों की वैल्यू आपको पता है। देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखता, बुक में आप देखेंगे वो डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है, गलती हो जाएगी आपको। अभी पहला मेथड है इसलिए आपको एक ही फार्मूला नजर आएगा, जब आप सेकंड मेथड पर चलेंगे तो वहां कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप ये स्टेप पूरा करके दिखाएं एग्जाम में, एफ डैश जेड लिखें और उसमें जिसको हटाना उसको हटाइए। जैसे यहां पर इसको मुझे हटाना पड़ा, तो एफ डैश जेड कितना आ गया, ये आ गया बच्चों फाई 1 एक्स कोमा वाई माइनस आई फाई 2 एक्स कोमा वाई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू जेड सच दैट, इसका एक स्पेशल तरीका है करने का, सच दैट। तो क्या है वो तरीका, यहां पर आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एफ जेड यानी इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, अगर आप डेरिवेटिव का इंटीग्रल करोगे तो फंक्शन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन x इज रिप्लेस्ड बाय z एंड y इज रिप्लेस्ड बाय 0। तो इसका मतलब अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसमें जरूरत पड़ गई मुझे फाई 1 और फाई 2 की, z और 0 पर, तो इसीलिए हमने ये इक्वेशन
फाइंड की थी, कौन सी इक्वेशन नंबर 6 और 7। अदरवाइज आपको यहां पर रखना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। चलिए तो वैल्यू लिख दो, राइट में मैं इस इंटीग्रल को सोल्व कर देता हूं। तो यहां पर मैंने वैल्यू रख दी φ1 और φ2 की, तो क्या रिजल्ट बनेगा ये, ध्यान देंगे एफ जेड इज, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है। अच्छा φ1 मुझे याद है कितना आया था, φ1 याद क्या लिखा हुआ है 0 माइनस आई, φ2 कितना है, φ2 है मेरे पास, कहां गया ये रहा, e टू दी पावर माइनस जेड, और ये करली ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये आ गया z माइनस 1, और ये आ गया बच्चों डी जेड और 1 कांस्टेंट c, यानी ये कुल मिला के आ गया मेरे पास आई, बाहर लिख दो, और इसको भी माइनस को बैलेंस कर दो, मैंने लिख दिया 1 माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी, इसका इंटीग्रल कर दो। ये बाई पार्ट यू इंटू वी वाला मेथड मैंने आपको बता रखा है, यू इंटू वी बहुत बार बता रखा है। अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं, अदरवाइज बाई पार्ट है वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या बनाइए, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल, ई की पावर माइनस जेड का इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर माइनस जेड और -1 से डिवाइड तो माइनस ही रह जाएगा, फिर माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल यानी -1, दूसरे का फिर इंटीग्रल ई की पावर माइनस जेड, और फिर माइनस आया तो ये हो गया प्लस। बस इसकी बात करने की जरूरत आपको नहीं है। फोरियर सीरीज में बहुत डिटेल में मैंने इस टाइप के इंटीग्रल सोल्व किए थे, वहां पर साइन और कोस ज्यादा क्वेश्चन में था। तो कितना बनाइए 1 माइनस जेड, भैया चाहो तो चलो एक लाइन और बढ़ाओ, आई बाहर लिखो, अच्छा ये कांस्टेंट रह गया अभी लिखने से, प्लस सी, तो ये बना मेरे पास -1 माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड, ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया मेरे पास प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड, ई टू दी पावर माइनस जेड पूरे में से कॉमन ले लो, ये कांस्टेंट बार बार भूल जाता हूं मैं, इसको लिखते रहो। हाँ जी, ई की पावर माइनस जेड पूरे में से कॉमन लिया तो ये बना -1, और ये बना बच्चों प्लस जेड, और ये बना +1, और ये आ गया ई की पावर माइनस जेड प्लस सी। तो कुल मिलाकर एफ जेड मेरे पास आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आई इंटू जेड ई की पावर माइनस जेड, और ये आ गया प्लस सी। तो यही हमारा वो एनालिटिक फंक्शन है जिसका आपको रियल पार्ट यू दिया गया है। क्लियर है? तो ये एनालिटिक फंक्शन हुआ हमारा किसके लिए, व्हेन रियल पार्ट यू इज गिवन। तो मैंने 2 प्रॉब्लम सोल्व किए, दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से आप देख लीजिए, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड केस के साथ। थैंक यू वेरी मच।